हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम, पिछले 2 वीडियोज में मैंने आपको पाचन तंत्र के विषय में पढ़ाया था। और अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उनको एक बार देख लीजिएगा, है ना, ताकि आपको श्वसन तंत्र पाचन तंत्र के विषय में भी जानकारी हो जाए। उसके बाद इस पाचन तंत्र के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो श्वसन तंत्र रहता है ना। और श्वसन तंत्र में हम जो शुरुआत करते हैं वो श्वसन से करते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं इंग्लिश में इसको, है ना। श्वसन तंत्र को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये रेस्पिरेशन हो जाएगा श्वसन। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि जब उनसे श्वसन की परिभाषा पूछी जाती है तो वो बता देते हैं कि सांस लेना क्या होता है, श्वसन। जबकि सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो ब्रीदिंग होती है। वही हम सांस लेते छोड़ते, सांस लेते छोड़ते। अगर इतना आप बताएंगे कि सांस लेने की प्रक्रिया, तो सांस लेने की प्रक्रिया श्वसन नहीं है। सांस लेने की प्रक्रिया आपकी श्वासोच्छ्वास है, जिसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं ब्रीदिंग, है ना। इंग्लिश में ब्रीदिंग कहते हैं, हिंदी में श्वासोच्छ्वास कहते हैं उसको। ठीक, तो ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में अंतर होता है। श्वसन और श्वासोच्छ्वास इन दोनों में डिफरेंस है ना। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो श्वसन आपकी क्या है, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो सांस लेने की प्रक्रिया तो फिर श्वासोच्छ्वास हो जाएगी, है ना। श्वसन जब भी पूछा जाए तो यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है जब, तो उस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, है ना। जो कि आपका क्या है, खाना कहाँ जलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, उसी में ग्लूकोज जलता है। तो ग्लूकोज के जलने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक, तो ये प्रक्रिया श्वसन है। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा लिखा है श्वसन या रिस्पायरेशन। तो देखिए क्या लिखा है कि वह प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा, है ना, प्राप्त होती है। तो कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है तथा CO2 एवं जल मुक्त होते हैं। और क्या निकलता है, तो CO2 निकलती है और जल मुक्त होता है। ठीक, उसके बाद कामा लगा हुआ है, श्वसन कहलाती है। तो ये श्वसन की परिभाषा हो जाती है कि CO2 और जल मुक्त होगा, ऊर्जा भी बाहर निकलती साथ साथ, तो वो प्रक्रिया कहलाएगी श्वसन। ठीक, उसके बाद लिखा है कि यह एक जैव रासायनिक ऊष्माक्षेपी व अपचयी प्रक्रिया होती है। तो बायोकेमिकल प्रोसेस है, जैव रासायनिक प्रक्रिया। और मैंने पहले ही वीडियो में शुरुआत में आपको बताया था जैव रासायनिक प्रक्रियाएं 2 प्रकार की, एक उपचयी एक अपचयी। उपचयी प्रक्रिया में क्या होता है, पदार्थों का संश्लेषण होता है, जबकि अपचयी प्रक्रिया में पदार्थों का विखंडन होता है, वो टूटते हैं या उनका अपघटन होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कैसी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी का मतलब यहाँ से ऊर्जा बाहर निकलती है, और परिभाषा में देख ही लिया है कि फलस्वरूप क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है या ऊर्जा निकलती है। ठीक, तो ऊर्जा निकलने वाली अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक, उसके बाद अपचयी प्रक्रिया। अपचयी का मतलब क्या होता है, इसमें कार्बनिक पदार्थ विखंडित होता है, टूटता है। कौन सा पदार्थ टूटता है, तो जो यहाँ पर ग्लूकोज वगैरह होता है उसी का तो ऑक्सीकरण होता है, उसी के ऑक्सीकरण से, उसके विखंडन से ऊर्जा मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ठीक, तो ये हो जाती है आपकी रेस्पिरेशन यानी श्वसन की डिफिनेशन। तो आप इस डिफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद टाइप ऑफ रेस्पिरेशन यानी श्वसन कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करता हूं। तो चलिए अब यहां पर देख लेते हैं कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन यानी श्वसन कितने प्रकार का हो सकता है। तो मेनली जो बात करते हैं श्वसन की, वो आपका 2 टाइप का होता है, जो यहाँ पर आपको 10th लेवल पर पढ़ना है। ठीक, कौन कौन सा होता है, तो एक होता है एरोबिक और एक होता है एनरोबिक या नॉन एरोबिक भी इसको कह दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन, या फिर दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्सी श्वसन या अनॉक्सी श्वसन। ठीक, तो जब ये ऑक्सी या अनॉक्सी श्वसन, जैसे ऑक्सी श्वसन लिखा होता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन हो जाएगा। ठीक, और अगर आपका अनॉक्सी श्वसन लिखा है तो उसको आपका अनऑक्सीडेसिव या अनऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन या नॉन ऑक्सीडेटिव
रेस्पायरेशन भी इसको लिख सकते हैं। और अगर आपका वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन लिखा, भाई जो ऑक्सीडेटिव है इसका मतलब वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो इसीलिए उसको वायवीय श्वसन भी कह दिया जाता है। और जो अनाक्सीय श्वसन है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या ऑक्सीजन की बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो उसे हम अनाक्सीय या अवायवीय श्वसन कह देते हैं। ध्यान ये रखना है कि अगर वायवीय श्वसन लिखा होगा तो उसको इंग्लिश में कहा जाएगा एरोबिक रेस्पायरेशन, है ना। अवायवीय श्वसन लिखा होगा तो उसे कहा जाएगा एनएरोबिक रेस्पायरेशन या नॉन एरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक। लेकिन जब ऑक्सी और अनाक्सी लिखा होगा तो ऑक्सी को इंग्लिश में कहा जाएगा ऑक्सीडेटिव रेस्पायरेशन, ठीक, और अनाक्सी को कहा जाएगा नॉन ऑक्सीडेटिव रेस्पायरेशन। ये तो इंग्लिश वाली बातें हो जाती है, इंग्लिश आपको उतना ज्यादा लिखना नहीं है, लेकिन अगर कोई लिखता होगा तो लिख दीजिएगा, ठीक, जो मैंने बताया है। अब इनके नाम से ही पता चल रहा कि ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव का मतलब ऑक्सीजन होगी, अनऑक्सी, अनऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर ये अंतर आता है डिफरेंस लिखने के लिए तब भी आप इसको लिख सकते हैं, और अगर परिभाषा उदाहरण पूछता है तो ऊपर वाला पॉइंट, केवल पहला पॉइंट लिख करके आप एग्जाम्पल लिख दीजिए, काम खत्म उसका, यानी उसकी समीकरण लिख दीजिए, उसका काम खत्म। लेकिन अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो आप डिफरेंस भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सी श्वसन और दूसरा है अनाक्सी श्वसन, या हिंदी में और भी वर्ड मिल सकता है, इधर मिल सकता है वायवीय श्वसन, इधर वायवीय भी लिख सकते हैं, और इधर आपका अवायवीय श्वसन कह सकते हैं इसको, ठीक। तो देखिएगा नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कि जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, देखिए स्पेस कम होने की वजह से मैंने थोड़े से पॉइंट को शॉर्टकट करके लिख दिया है, आप अपनी कॉपी में पूरा डिटेल में लिख लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा, ताकि क्या पॉइंट देखने में बड़ा लगे, ठीक। तो जब आपके बताया गया श्वसन की क्रिया, यानी जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, ये आगे जोड़ करके आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक। इधर इसी का जस्ट उल्टा है, यहाँ पर देखिए अनुपस्थिति में स्पेस कम था इसलिए मैंने केवल एक वर्ड लिख दिया है, आप चाहें तो जो इधर लिखा उसी का उल्टा आपको इधर करते जाना है, ठीक। यानी जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो उसे अनाक्सी श्वसन कहा जाता है। तो वो बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, कई सारे पॉइंट में मैंने शॉर्टकट लिखा है, आप पूरा उसको कंप्लीट लिख दीजिएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अब समीकरण देना चाहें, जैसे कह दे कि समीकरण सही समझाइए, तो समीकरण में देखिए ये क्या है, ये है ग्लूकोज, है ना, C6H12O6, ये ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीकरण होता है, भाई ऑक्सीकरण किसका होगा हमारे शरीर में, ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज से ही तो ऊर्जा उत्पादन होती है, ऊर्जा प्राप्त होती हमको, है कि नहीं। तो ये आपका ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन है। यहां पर जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये किसमें टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनेगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगी, ऊर्जा बनेगी। अभी श्वसन की परिभाषा में आपने पढ़ा था यही, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका ऊर्जा का निर्माण। तो ये रिएक्शन भी इसके साथ आप लिख सकते हैं, अगर कहा गया है तब, न लिखना चाहे तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक, लेकिन कहा गया है तब लिखना पड़ जाएगा। उसके बाद इधर देखिए C6H12O6, ये भी ग्लूकोज है, इधर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ऑक्सीजन होती नहीं है, तो जब ऑक्सीजन होगी नहीं तो ऑक्सीकरण हो नहीं पाएगा, और ऑक्सीकरण नहीं होगा तो वहां पर बनने वाला पदार्थ क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है, या केवल एल्कोहल भी लिख सकते हैं, या पूरा नाम लिख दीजिए एथिल एल्कोहल, ठीक। और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और क्या बनेगी, ऊर्जा। लेकिन यहाँ पर इस साइड में ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में बनती है, बिल्कुल नाम मात्र करने का, नाम मात्र के बराबर, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है, एटीपी अणुओं के रूप में ऊर्जा बनती है, ठीक। एटीपी क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है, ये ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं, ठीक, ऊर्जा के अणु होते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा। उसके बाद सेकंड लिखा हुआ है कि यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मैंने बताया था ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ठीक, बिजली घर भी कह सकते हैं,
ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, यह क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और यह क्रिया पूरा पॉइंट कर लीजिएगा, यह क्रिया जीव द्रव्य में होती है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि यह क्रिया कहाँ होती है आपकी, तो यह क्रिया जीव द्रव्य में होती है, अनाक्षी श्वसन की। ठीक, उसके बाद थर्ड लिखा है कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पॉइंट पूरा कर लीजिएगा, कुछ शॉर्टकट में यहाँ पर मैंने लिख रखा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा, ग्लूकोज पूरी तरीके से जलेगा, तो पूरी तरीके से ऊर्जा का उत्पादन होगा यहाँ पर। ठीक, इसमें लिखा है इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा, इसीलिए जब उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा तो कुल ऊर्जा नहीं बन पाएगी। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा क्या कहता है, तो अगले पॉइंट में देखिए यहाँ बताया गया कि इसमें CO2 तथा जल बनते हैं, यानी यहाँ पर क्या होगा, इसमें CO2 और जल बन जाता है ना। और इधर क्या बनता है, इसमें एल्कोहल एवं लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद के रूप में बनता है, यानी अनाक्षी श्वसन में क्या होता है, इसमें एल्कोहल बनता है, कौन सा, एथिल एल्कोहल, अगर नाम दिया जाए तो एथिल एल्कोहल बनता है। ठीक, और क्या बनता है, तो लास्ट में बनता है लैक्टिक अम्ल। इसी लैक्टिक अम्ल की वजह से क्या होता है कि थकावट का अनुभव जल्दी होने लगता है, मांसपेशियों के अंदर जब ये बनता है लैक्टिक एसिड तो वहां पर थकावट का अनुभव जल्दी होने लगता है ना। जोड़ों में क्या है, दर्द चालू हो जाता है, तो लैक्टिक अम्ल के बनने की वजह से हमें क्या है, जल्दी थकान का या जोड़ों में दर्द का एहसास होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा इसमें। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है नंबर 5 कि इसमें 38 एटीपी ऊर्जा अणु बनते हैं। मैंने अभी बताया इसमें जो एनर्जी बनती है, इसमें जो ऊर्जा बनती है वो किस रूप में बनती है, एटीपी के रूप में। एटीपी क्या होता है, तो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ना। ऊर्जा के अणु या ऊर्जा की इकाइयां होती हैं, यानी ऊर्जा इसी रूप में बनती है। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो ऊर्जा बनेगी वो कितनी, पूरी की पूरी ऊर्जा, लगभग पूरी ऊर्जा क्या होती है, लिबरेट हो जाती है, बाहर निकलती है पूरी ऊर्जा, बहुत ज्यादा ऊर्जा बनती है। संख्या भी बताई गई कितनी है, 38 एटीपी बनते हैं। ठीक, 38 एटीपी ऊर्जा की हम बनते हैं, तो ये ऑक्सीडेटिव हो जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उसके बाद इधर लिखा हुआ है, इधर पॉइंट पूरा नहीं है, पूरा कर लीजिएगा, इसको स्पेस कम है इसलिए मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। इधर 2 एटीपी अणुओं, यानी इसमें 2 एटीपी ऊर्जा अणुओं का निर्माण होता है, ये आपको लिख देना है अनाक्षी श्वसन के अंतर्गत। ठीक, तो अनाक्षी श्वसन में आपके केवल और केवल कितने ऊर्जा अणु बनते हैं, तो केवल और केवल 2 एटीपी ऊर्जा अणु बनते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा के कितने अणु बनते हैं, तो 38 एटीपी ऊर्जा अणु बनते हैं ऑक्सी श्वसन में। अनाक्षी श्वसन में ऊर्जा के अणु कितने बनते हैं, तो वहां पर केवल और केवल 2 एटीपी ऊर्जा अणु बनते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाता है आपका श्वसन और श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार में मैंने आपको ऑक्सी और अनाक्षी श्वसन को बता दिया है ना। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक छोटा सा पॉइंट है उसका डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूं, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब उसके बाद देख लेते हैं कि श्वासोच्छ्वास जो मैंने आपको बताया था इसको कहते हैं ब्रीदिंग। पहले जो पढ़ाया वो रिस्पायरेशन था, ये जो पढ़ाया है वो ब्रीदिंग है ना। तो ब्रीदिंग की प्रक्रिया होती है सांस लेने की प्रक्रिया, सांस को लेना और छोड़ना, है ना, यानी सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इस क्रिया को कहते हैं ब्रीदिंग। हिंदी में कहते हैं श्वासोच्छ्वास। ठीक, तो ये लिखा है श्वासोच्छ्वास, इंग्लिश में कहते हैं ब्रीदिंग, फिर लिख लीजिएगा। ठीक, देखिए है क्या लिखा कि किसी जीव द्वारा सांस लेने व सांस छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी किसी भी जीवधारी द्वारा सांस को अंदर लेना और उसको बाहर छोड़ना, ये जो प्रक्रिया है वो कहलाती है श्वासोच्छ्वास, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक, ये अपनी भाषा में सांस लेना छोड़ना कह सकते हैं इसको। ठीक, तो श्वासोच्छ्वास है, पढ़ी लिखी भाषा में श्वासोच्छ्वास, इंग्लिश में ब्रीदिंग कह देंगे। ठीक, अब उसके बाद सांस लेने की प्रक्रिया निःश्वसन कहलाती है ना, इंस्पायरेशन कहते हैं इसको, निःश्वसन। ठीक, सांस लेने की प्रक्रिया है, और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं निःश्वसन, है ना, एक्सपायरेशन। तो उसको कहते हैं एक्सपायरेशन, सांस बाहर छोड़ देंगे।
ठीक, तो वही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो श्वासोच्छ्वास में दोनों प्रक्रियाएं होती, पहला आपका है निःश्वसन, इंस्पायरेशन होता है ना। आपको पता है कि वायुमंडल से हम क्या करते हैं, सीधे हवा को अंदर घसीटते हैं, सांस लेते हैं। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी, 78%, है ना। ऑक्सीजन कितनी है वहां पर, तो ऑक्सीजन आपको मिल जाएगी 21%, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ये सारी गैसें हम ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं वायु के माध्यम से। अब निकालेंगे कितनी, भाई इनका हमारे शरीर में उपयोग भी तो होगा। तो जितनी आवश्यकता है हमारे शरीर में उपयोग हो जाती है, जिस गैस की जितनी आवश्यकता होगी। बाकी जो हमारे उपयोग के नहीं है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी होती है वायुमंडल में, 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ये वायुमंडल का रेशियो है, वायुमंडल से हम सांस लेते हैं उसमें इतनी इतनी गैसें इतनी मात्रा में होती हैं। तो ये उसकी मात्रा हो गई। उसके बाद जब हमारे शरीर में जाएगी तो किस गैस का कितना उपयोग होगा और कितनी वो बाहर निकलेगी, वो यहाँ पर लिखा है। निःश्वसन का मतलब होता है बाहर की ओर निकालना सांस को। ठीक, तो देखिए अंतर देख लीजिएगा, यहाँ पर 2 डॉट लगे हुए, 2 पॉइंट, और इसमें कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पर, है ना। उसके बाद तो ये नाइट्रोजन कितनी निकलेगी, 78%, यानी जितनी नाइट्रोजन लेंगे सारी की सारी निकल जाएगी, शरीर में नहीं रुकेगी नाइट्रोजन। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन कितनी है, 70%। तो यहाँ 21% था, यहाँ 70%, यानी 4% ऑक्सीजन हमारे शरीर में उपभोग हो जाती है ना, वो खत्म हो जाती है, मतलब यूज कर ली जाती है हमारे शरीर के द्वारा, वो बाहर नहीं जाने पाएगी। ठीक, तो 17% ऑक्सीजन क्या है, बाहर की ओर रिलीज कर देते हैं। उसके बाद CO2, तो इसका कितना परसेंट है, ये 4%, यानी 0.03% में से भी जितनी हम बाहर से लेते हैं उसका 4% वाला हिस्सा जो आपकी CO2 गैस है वो बाहर की ओर रिलीज कर दी जाती है। तो ये कितना अंदर ग्रहण करते हैं और ये कितना बाहर निकालते हैं, उसका रेशियो लिखा है। एक छोटी सी सामान्य जानकारी थी, इसलिए मैंने सोचा इंपॉर्टेंट है तो आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक, ये आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आ सकता है। ठीक, तो ये रहा आज आपका श्वसन और श्वसन के प्रकार, और इसके बाद ये प्रोसेस बता दी कि श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग क्या होती है, सांस लेना। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।